हेलो प्यारे बच्चों, आज रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का 12th वीडियो है और आज है SN2 रिएक्शंस। इससे पहले हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा। आज की वीडियो में हम SN2 के रिएक्शंस मैकेनिज्म को या इसके कैरेक्टरिस्टिक को SN1 के साथ भी कंपैरिजन करते चलेंगे, जिससे जिन बच्चों ने SN1 नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है वो उनको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और जिसने देखा उसका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू शुक्ला, मेरा चैनल का नाम है हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 से अलग है। SN2 का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या है, बाई मॉलिक्यूलर्स, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ इसमें टू मॉलिक्यूल्स हैं। टू मॉलिक्यूल्स मींस सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन होना है, लेकिन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम लेते हैं कोई भी RX, यहां R का मतलब हुआ ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, प्लस कोई बेस लेते हैं OH माइनस लेते हैं, जैसे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और प्रोडक्ट बन गया। क्या हुआ, R इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इसके रिप्लेस करके बना दिया ROH प्लस X माइनस। ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, लेकिन इसमें क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू RX एज वेल एज OH माइनस। ठीक है, मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ेगा जब दोनों के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे। मींस यहां रेट ऑफ रिएक्शन इसके अलावा इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, जबकि SN1 में क्या हो रहा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड या रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां जैसे ही हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मींस यहां रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर्स। ठीक है, तो अब ये था कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल का, एक तो सॉल्वेंट का और एक तो रिएक्टेंट का। हर का अपना अपना अलग अलग रोल है और इसकी जो मैकेनिज्म है, तो क्या होगा इस मैकेनिज्म में जब SN1 को अगर हम याद करें तो उस SN1 में क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल पहले स्टेप में पार्टिसिपेट होकर के कार्बोकेटाइन बनाता था। वो कार्बोकेटाइन्स अगेन न्यूक्लियोफाइल से अटैक करके प्रोडक्ट बनाता था। मींस वो रिएक्शन दो स्टेप में होता था, ये रिएक्शन केवल एक स्टेप में होता। क्या होगा, एक स्टेप में। ठीक है, जैसे सपोज करो RX है, प्लस रिएक्शन कर रहा है जो न्यूक्लियोफाइल उसके साथ, तो बना देगा सीधे ये यहां गया और ये इसको निकाल दिया, मींस OH R बन गया प्लस X माइनस। लेकिन एक्चुअली रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। रिएक्शन ऐसे होता है कि RX है जो OH माइनस है, सपोज करो पीछे से इस पे अटैक कर रहे हैं, क्या करेगा वो, इसमें इसके साथ वो जुड़ेगा और इसके साथ ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये X माइनस इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो जुड़े हुए हैं क्या वो टूटेंगे जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जुड़ जाएं? यहां पे जो रोल अदा करता है वो सॉल्वेंट का रोल अदा करता है। क्या करता है, सॉल्वेंट। हमने जब SN1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि सॉल्वेंट क्या था, पोलर प्रोटीन। पोलर शब्द जैसे था पोलर, और क्या था प्रोटीन, किसमें, SN1 की केस में। अभी SN1 को हम रिवीजन कर रहे हैं। पोलर का जो रोल था, सॉल्वेंट का जो पोलर नेचर है वो रिस्पॉन्सिबल था, क्या था, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस जो इसके R और X के बीच प्लस और माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसको क्या करता था, उसको ब्रेक डाउन करता था, उसको बीक करता था, जिसके कारण से कार्बोकेटाइन बनता था।
अच्छा, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो पोलर प्रोटिक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट था वो क्या करता था, वो जो निकले हुए एल्किल हैलाइड को अपने चारों तरफ H आयन से क्या करता था, कैच कर लेता था, जिससे वो दोबारा उस कार्बोकेटायन से जुड़ ना सके। लेकिन यहां हमें सॉल्वेंट जो SN2 के केस में चाहिए वो पोलर तो चाहिए, लेकिन ये क्या चाहिए, प्रोटिक चाहिए, ए प्रोटिक चाहिए। ए प्रोटिक मीन्स उसके जो प्रोटॉन हो एसिडिक ना हो, जैसे CH3OH था, इसका जो प्रोटॉन था वो एसिडिक था, लेकिन हमें ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना, हमें CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 मीन्स एसीटोन लाइन, जो पोलर तो हो लेकिन प्रोटिक ना हो। अच्छा, तो पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या करता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ मीन्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिफरेंस कम हुए, मतलब ज्यादा हुए, तो क्या होगा, ये OH ये आप उस कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मीन्स अब जो ये बॉन्ड स्ट्रांगली RX के बीच का था वो वीक हुआ, तो इसको मौका मिल गया कि वो भी कार्बन के साथ शेयरिंग करना शुरू कर दे। और फिर अगले स्टेप में क्या किया, ये बॉन्ड और ब्रेक हुआ और ये जुड़ प्लस ये सेपरेट हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, इसकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इसलिए इस स्टेप को हम एक प्रॉपर स्टेप ना करके इस पूरे स्टेप को एक स्टेप बोलते हैं। लेकिन अंदर की कहानी क्या होता है कि एक SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। मीन्स जितना अच्छा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ही अच्छा वो SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आए, तो इस कैरेक्टरिस्टिक में हम सब एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्टेंट का क्या नेचर होगा, रिएक्टेंट कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कैसे बिहेव करेगा, सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा। तो हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है कि पहले हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है या न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 में क्या बिहेव करता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि SN1 में क्या बिहेव करता है। तो अब हम आते हैं हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो पहला हेडिंग है कि जो रिएक्शन को हमने बोला SN2, क्यों SN2 कहा, क्योंकि यहां रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की। मीन्स अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, अगर उसको बढ़ाना है तो इसके भी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसके भी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन रेट विल बी इंक्रीज, रिएक्शन रेट will be increased by increasing concentration of reactant and न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आएगा इंपॉर्टेंट है वो यह है कि इस तरह के रिएक्शन में SN2 के रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। नो कार्बोकेटायन विल फॉर्म इन SN2. This reaction goes through ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन में कभी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। जैसे कई मैकेनिज्म दिया है उसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब है वो SN1 है। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन ना बने उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनता है, बहुत ही फास्ट कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट थ्री ये रहा कि जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जैसे बात ये थी कि RX था, उसमें जब ये बॉन्डिंग ऑलरेडी इसके चारों बॉन्डिंग पूरा अगर इसको हम एग्जांपल में ले लें कि CH3X या CH3Cl ले लें,
ये CH3Cl में कार्बन तो सारे उसके सारे बॉन्ड सारे बैलेंसी फिल है, ऑलरेडी फिल है, इसके साथ H H H और H के साथ, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट में आ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि कार्बन का सपोज करो ये रहा H H H Cl और इसके साथ OH भी जुड़ा, OH भी जुड़ा। फिर ये जो बॉन्ड की शेयरिंग हुई, चाहे पार्शियली शेयरिंग हो, कहाँ हुई? तो यहाँ जो बॉन्ड की शेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन्स विल शेयर विथ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, orbital then converted to bonding orbitals। मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अपने जो इनिशियली बॉन्ड जो शेयर करता है वो कार्बन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में शेयर करता है। जैसे ये रिलीज हुआ वैसे वो बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीसरा था, चौथा पॉइंट था सॉल्वेंट का। चौथा पॉइंट सॉल्वेंट का। SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल है? हमने बताया कि SN1 ने बताया था कि सॉल्वेंट दो तरह का है, एक तो पोलर है, दूसरा है सॉल्वेंट पोलर प्रोटीन, दूसरा है पोलर एप्रोटीन। SN1 में पोलर प्रोटीन क्या रोल करता था? पोलर नेचर क्या करता था? डिसोसिएशन में हेल्प करता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो दो आयंस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक करता है, जिसके कारण से कार्बन और हेलोजन्स के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है? धीरे धीरे वीक होता है, जिसके कारण से क्या होता था? अब दूसरा कोई इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता था। तो पोलर और प्रोटीन में क्या होता था? जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना वीक हो गया, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने जल्दी सेपरेट होगा। पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से इतना इसमें डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन हो गया कि ये आयंस X माइनस के रूप में अलग हो गया। और जैसे X माइनस में अलग हुआ, SN1 के केस में जो पोलर प्रोटीन नेचर है सॉल्वेंट का, उसके प्रोटॉन्स क्या किया? इसको चारों तरफ से कैच कर लिया, प्लस माइनस के साथ कैच करके उसको फिर से कार्बोकेटायन के साथ जोड़ने के लिए हेल्प नहीं किया। लेकिन SN2 के केस में पोलर के साथ एप्रोटिक है, मीन्स ये इसको पोलर नेचर इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण से आयन में सेपरेशन तो दे रहा है, बट उसको इतना सेपरेट नहीं कर पा रहा है कि वो इसको अलग कर दे। इस चक्कर में दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? सेपरेशन नहीं हुआ, इसलिए उसके साथ वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जब वीक हुआ तो दूसरा वाला पीछे से अटैक करना शुरू कर दिया, और जैसे क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है, इसके कारण से इसके तरफ बॉन्डिंग इसकी बन जाती है और इसको रिलीज एज ए माइनस चार्ज अपना लेके निकल जाता है। तो सॉल्वेंट का बहुत रोल है। तो SN2 के केस में जो सॉल्वेंट होगा पोलर एप्रोटिक, जैसे एसीटोन, जैसे DMF, जैसे DMSO, जैसे एस्टोन CH3। इसमें क्या हो रहा है? ये पोलर कैसे है कि पोलर की ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए पोलरिटी इसके कारण से है। दूसरा है डाइमेथाइल फार्मामाइड, यहां देखो CH3 NCH3 डबल बॉन्ड H, यहां भी डाइलेक्ट्रिक जो पोलरिटी है वो CO बॉन्ड के कारण से हुआ। तीसरा है DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड मींस CH3, यहां सल्फर आ गया और CH3। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी जो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच होने का ये पोलरिटी आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह के सॉल्वेंट जिसके अंदर फ्री प्रोटॉन नहीं, एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन एसिडिक नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोटॉन ऐसा एसिडिक है नहीं जो प्रोटॉन दे सके, इसमें प्रोटॉन देने की कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये पोलर तो है बट प्रोटीन नहीं है, पोलर एप्रोटीन।
पोलर ए प्रोटीन। तो ऐसे सॉल्वेंट SN2 रिएक्शंस में दिए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है कि CH3 CH2 Cl प्रेजेंस ऑफ NaOH H2, ठीक है, और दूसरा दिया है CH3 CH2 Cl H2O प्लस मिथेनॉल दे दें, ठीक है, या H2O के साथ H2O ही रख ले, सॉल्वेंट भी। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ये SN2 रिएक्शन होगा, ये SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहां सॉल्वेंट इंडिकेट ही कर रहा है कि ये सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक है। यहां सॉल्वेंट क्या है, पोलर ए प्रोटिक, ये SN2 देगा, ये SN2 देगा, ये SN1 देगा, ठीक है। तो ये था सॉल्वेंट का कहानी, ठीक है। अब आते हैं कि टेम्परेचर, जैसे कि हम SN1 में देखे थे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता था, रिएक्शन टेम्परेचर, तो यहां भी रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि जब वो रिएक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, तो जब रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो रिएक्शन को हमेशा लो टेम्परेचर पे किया था, तो यहां पे रिएक्शन जो हमेशा किया जाएगा एट लो टेम्परेचर। मतलब SN2 रिएक्शन को भी हम लो टेम्परेचर पे ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है कायरलिटी, नेक्स्ट है कायरलिटी, ठीक है। अगर कोई कायरल कंपाउंड है, कायरल एल्केहाइड है, जब वो SN2 के थ्रू जाएगा तो क्या होगा कि उसके जो कायरलिटी हो क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल आपको रिमाइंड दिलाऊं कायरलिटी पे, तो ये इंपॉर्टेंट है कायरलिटी। कायरलिटी SN1 के केस में क्या हो रहा था, SN1 के केस में क्या हो रहा था, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसे था, मैं बोल दूं यहाँ पे CH3 C2H5 HCl, ये था। जब इसका रिएक्शन हमने कराया था H2O के प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी थी। ये अगर इसको देखें तो 1 2 3 1 2 3, कैसा है पॉसिबिलिटी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस R। तो अगर ये R प्रोडक्ट है तो जो पॉसिबिलिटी थी, एक था रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन, और दूसरा था इन्वर्जन, दूसरा था इन्वर्जन, ठीक है। रिटेंशन प्रोडक्ट मतलब अगर ये SN1 के थ्रू जा रहा है, SN1 के थ्रू, तो क्या होगा कि जो H2OH ग्रुप लगेगा वो इसी साइज पे लगे, मींस यहां C2H5 CH3H, तो यहां जो लगेगा वो क्या लगेगा, OH लग गया, जिसको अगर ये R था तो ये प्रोडक्ट R बना। इन्वर्जन केस में क्या हुआ कि प्रोडक्ट इधर लग जाए, मींस अगर हम देखें तो ये C2H5 CH3H, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये R है तो ये S प्रोडक्ट, कैसे 1 2 3 S, ठीक है। ये क्या हुआ 1 2 3 R, ऐसा, ये ठीक है R। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी। क्यों पॉसिबिलिटी थी कि जब कार्बोकेटायन बनता था तो क्या हो, तो वो प्लेनर बन जाता था। क्या है, प्लेनर। प्लेनर होने के नाते इसका जो बैकेंड सेल था उस पे जाकर के अगला वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था। वो पॉसिबिलिटी थी कि इधर से भी जुड़ जाए और पॉसिबिलिटी थी इधर से भी जुड़ जाए। लेकिन SN2 के केस में तो कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है। जब कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट होगी। कैसे होगी, देखो, अगर ये सपोज करो CH3Cl था, CH3 हम कायरल ले लेते हैं, H CH3, और यहां ले लेते हैं कोई ले लेते हैं C2H5, और ऐसे ले लेते हैं HDNT, और हमने इसका लिया क्लोरो। सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरो का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, क्या है R। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इन्वर्जन। इसके अपोजिट क्या बनेगा, ये बनेगा कि HDNT, और यहां आ गया OH। अगर OH का रिएक्शन सॉल्वेंट एसीटोन, ठीक है, OH।
ठीक है, अब कैसे हुआ देखो, क्या हुआ कि जब कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है, Cl DTH, ठीक है, अगले जब ट्रांजिशन स्टेट में आया, तो क्या हुआ, इस साइड से तो क्लोरो है, तो क्या हुआ, बैक साइड से उसके पीछे की तरफ से वो अटैक करेगा, मींस OH इस तरह से कार्बन के साथ। Cl, ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो गया कि ये निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, मींस यहां आ गया D, यहां आ गया H, यहां आ गया T और यहां आ गया, क्यों, क्योंकि यहां तो प्लेन खाली नहीं हो रहा है, इधर से अटैक कर दिया उधर से, यहां हमेशा जो जगह है उसको वो पीछे की तरफ से है, एक तरफ से क्लोरो लगा हुआ, उसके अपोजिट ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की चांसेस है। तो इसी कारण से इसमें अगर इसको प्लेनर बनाया जाए तो आप दिखेगा कि जो 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो जो OH है वो उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये इसको रिलीज कर रहा है जो ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, इस कारण से ये हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा। तो कैरिटी में हमेशा SN2 गिव्स इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने SN1 में भी बताया था, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन रेट, SN2 के रिएक्शन रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला तो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नहीं सॉरी, पहला क्या है, एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। हमने SN1 में बताया था कि टर्सरी फिर सेकेंडरी और फिर मिथाइल। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल। तो सबसे ज्यादा SN1 के केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। यहां SN2 के केस में इसका अपोजिट है, सबसे ज्यादा होगा मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां इसके केस में क्या है, कार्बोकेटाइन बनता था, वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता था 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। यहाँ कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है, यहाँ क्या हिंड्रेंस कम करनी है, तो 3 डिग्री में हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना ही उसको बैक साइड से अटैक करने में दिक्कत होगी, उतने ही रिएक्शन रेट क्या होगा, उसका ही रिएक्शन रेट उतना ही स्लो होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा उसमें मिथाइल, क्योंकि तीनों H हैं, छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनके पीछे बहुत अच्छी जगह है, वो अटैक कर सकता है। तो सबसे ज्यादा मिथाइल में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री और लास्ट में 3rd डिग्री। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि 2nd डिग्री ही है तो 2nd डिग्री SN1 में भी सेम देगा, SN2 में देगा, बट डिपेंड करता है कि उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी फैक्टर और भी हैं जो SN1 और SN2 के रिएक्शंस को मेथाइल ग्रुप को अफेक्ट करेंगे। वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर मैं बताता हूं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जितना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, जितना जिसके अंदर, वो सबसे अच्छा SN2 देगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे तो SN1 SN2 रिएक्शन क्यों देगा, इसलिए देगा। सपोज करो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cl है, एक ही है, और एक ही देखें Cl, ठीक है।
दोनों सेकेंडरी हैं, दोनों सेकेंडरी है, सॉरी प्राइमरी है। तो अगर इनमें देखें रेट ऑफ रिएक्शंस इनके और इसमें के बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शंस किसका ज्यादा होगा? यहां देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? फिनाइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग साइक्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्योंकि सिंपल एथाइल एल्केन है। तो इसके कारण से इसके जो इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन हो, मीन्स ये जो प्लस चार्ज बनेगा इसमें माइनस चार्ज बनेगा, तो इधर से जो जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? माइनस चार्ज भी देगा, समझ गए? माइनस चार्ज भी देगा। तो जितना ही इसका प्लस इसके माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, मीन्स अगर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन खींचेगा तो यहाँ क्या प्लस चार्ज बढ़ेगा, और जब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इन दोनों माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में उसको हेल्प मिलेगा। मीन्स जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा वो जितना ही अच्छा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा स्टेबल होगा। तो कहानी ये हुआ कि जितना अच्छा स्टेबल ट्रांजिशन हो स्टेट होगा, जितना ही अच्छा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा पॉइंट है स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हेल्प्स रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए कि अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हेल्प टू स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल ले लें, इस तरह से ग्रुप है CH3 Cl, क्या लगा हुआ है? CH सिंपल CH3 H। एक ग्रुप ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब देखो इन दोनों में अगर देखा जाए तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? यहां देखें तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसके पास क्या है? ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। एल्कीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसके कारण से ये इसके बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या करेगा? इंक्रीज न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के नाते ये क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो अगर A और B में देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शंस SN2 के केस में B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस इसमें अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन स्टेट के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में और क्या बढ़ाएगा? तो वो बताएगा कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे SN1 के केस में करते थे कि जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे SN1 के केस में क्या लेते थे? SN1 के केस में लेते थे H2O जो कि लोन पेयर के साथ ये कर रहा है, मिथेनॉल, इथेनॉल, ऐसे एल्कोहल्स जो वीक न्यूक्लियोफाइल थे वो अटैक करते थे एल्किल हैलाइड पे। लेकिन SN2 के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे OH माइनस हुआ, CH2 माइनस हुआ, NH2 माइनस हुआ, ठीक है, NH3 भी हुआ, ठीक है, CH3 OH माइनस हुआ। इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल हैं, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे और वीक न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे। तो ये थे जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहे थे। अब आते हैं सॉल्वेंट का नेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था? पोलर ए प्रोटीन। ठीक है, तो जितना
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे। जैसे पोलर प्रोटिक ले लेंगे तो SN1 रिएक्शन जाएगी, ना कि SN2 रिएक्शन जाएगा। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF है, एसीटोन है, DNSO है, ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट जिनके अंदर पोलरिटी है बट प्रोटॉन फ्री नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो थोड़ा बहुत देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो उनमें देखें तो जो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर ये इस तरह के एग्जाम्पल है, सपोज करो Cl है और इस तरह का Cl है ना, ये Cl, ठीक है। तो देखें अगर ये SN1 जाएगा, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अगर ये कायरल है, R है सपोज को, अगर R है तो क्या बनाएगा, दो पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा भी बनाए और पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी बनाए, ठीक है। लेकिन अगर ये SN2 के थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा तो पॉसिबिलिटी केवल एक ही है कि वो हमेशा इनवर्जन प्रोडक्ट ही बनाएगा। इनवर्जन प्रोडक्ट ही बनाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा चेंज करें इसको, ये किया है, हम कायरल नहीं ले रहे, सिंपल ले रहे Cl, और एक ये है, ठीक है, एक ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा, A एंड B। देखो इसमें अगर हम SN1 की बात करें, SN1 की, दोनों में SN1 की बात करें, तो SN1 के केस में देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये भी कार्बोकेटायन बनेगा रिलीज होने के बाद, ये भी कार्बोकेटायन बनेगा रिलीज होने के बाद। यहाँ कार्बोकेटायंस को एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, एक तरफ से रिजोनेंस मिल रहा है, एक तरफ से डिजोनेंस मिल रहा है, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिजोनेंस मिल रहा है। ये यहाँ पे आके इसके चार्ज को यहाँ मॉडिफाई करेगा, मींस इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायंस कौन सा हुआ, स्टेबल कार्बोकेटायंस ये हुआ। और यहाँ देखें तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं हो। तो जो अगर SN1 के केस में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन A का ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू B, कंपेरेटिव टू B का। लेकिन अगर SN2 की बात करें, SN2 की बात, यहां सॉल्वेंट डाल दिया एसीटोन, तो क्या होगा। अब देखो बताया था कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो अच्छा रिएक्शन देता है कंपेयर टू सेकेंडरी, ये था कंसेप्ट। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जो बॉन्ड है, जो प्लस चार्ज है, ट्रांजिशन स्टेट में जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो वो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जो नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ देखें तो यहाँ का जो ट्रांजिशन स्टेट में जो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, तो उस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको क्या कर रहा है, उसके बॉन्ड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसलिए यहां पे देखें तो यहां इसको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, यहां पे ये बहुत दूर है इसलिए इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है। यहां भी SN2 के केस में भी A रिएक्शन ज्यादा फास्ट जाएगी कंपेयर टू B के। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि देख करके आपको बताना है कि सॉल्वेंट जो मेन फीचर्स हैं SN1 के रिस्पेक्ट में, SN1 वर्सेस SN2 अगर हम देख लें तो पहले बात रिएक्टेंट देख लें। रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कैसा होगा, यहां होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट का होगा वो टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथाइल। यहां क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शंस,
मिथाइल, फिर सेकेंड प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा है। न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में देखें, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल ही प्रिफर करेंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। थर्ड है टेम्परेचर, ठीक है, यहां भी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, यहां भी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। फिर सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर प्रोटिक लाइक H2O, लाइक मिथेनॉल, लाइक एसिटिक एसिड। यहां क्या होगा? पोलर एप्रोटिक लाइक BMF, लाइक BMSO, लाइक एसीटोन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस थे जो आपको रिएक्शन कंडीशन देख करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगा या SN2। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। इन्वर्जन हमेशा ग्रेटर होगा कंपेयर टू रिटेंशन। यहां क्या है? हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो SN1 को SN2 से अलग करते थे। तो इसी की तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। SN1 भी हमने पढ़ाया, SN2 पढ़ाया और उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी दिखा दी। अगले लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन के ऊपर सीरीज शुरू करेंगे और अपनी तैयारी बनाते हैं।